Hello. Good morning, good evening. Welcome to book reading session. तो हमने 7 अध्याय फिनिश किए और अब हम 8 अध्याय की तरफ जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, जो अध्याय हम शुरू कर रहे हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। जिस तरह से बताया है, अगर उसे हम बुद्धि खोलकर सुने, समझने की कोशिश करें और एक विशाल बुद्धि से इसे विजुलाइज करें। अब तक इस पुस्तक का जो लक्ष्य हमने देखा कि सोल कॉन्शियस बनना, यही आत्मा का पुरुषार्थ है। इस टॉपिक में जो बात बताई है वो सोल कॉन्शियस बनने में बहुत एक्सट्रीमली हेल्पफुल है। तो जो भी अभी तक हमने सुना है, समझा है, उसे थोड़ा साइड में रखकर अगर इसके हम देखने का ट्राई करेंगे तो कैन बी अ वेरी वेरी फ्रूटफुल एफर्ट। तो शुरू करते हैं हम। पेज 97 पर है, अध्याय 8, समय का चक्र, द टाइम। रचना के विषय ने युगों से दार्शनिकों यानी फिलोसोफर्स, धर्मों और विज्ञान को अचंभित किया है। यानी सृष्टि क्या रचना है, सभी समझना चाहते हैं क्या है, कैसे सब कुछ चलता है, क्या हो रहा है। तो हर क्षेत्र ने इसके बारे में सोचने का, जानने का, ढूंढने का प्रयास किया है। और क्यों किया है, सभी क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत आश्चर्य है जो भी है कुदरत। हमारे पास इसकी कई अवधारणाएं हैं कि भौतिक दुनिया संभवतः कैसे अस्तित्व में है, इसकी रचना कैसे हुई और इसका उद्देश्य क्या है। तो जितने जितने प्रयास हुए हैं उसे समझने के, उतनी उतनी हर एक ने अपने अपने दृष्टि से इसका आंसर दिया है। तो बहुत है इसके बारे में, अलग अलग क्षेत्र ने अलग अलग दृष्टि से बताया है कि क्या हो सकता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के पास इस विषय पर एक अनूठी अंतर्दृष्टि है, जिस पर इस अध्याय में कुछ गहराई से चर्चा की जाएगी। संक्षेप में यह दावा किया जाता है कि भौतिक दुनिया कालातीत है, यानी टाइमलेस है, जिसका कोई आरंभ और अंत नहीं है। यह रचना की पहली को इस दावे के साथ सुलझाता है कि वास्तव में यह कभी बनाया ही नहीं गया। इस प्रतिरूपण यानी मॉडल में आत्माएं अनादि है, ईश्वर अनादि है और प्रकृति भी अनादि है। अनादि के बारे में हमने फर्स्ट थिंक सेकेंड या थर्ड चैप्टर में देखा था ना, जिसका कोई भी शुरुआत नहीं है, जिसकी कोई अंत नहीं है, उस क्रिएशन की, उसे कहते हैं अनादि। तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये जो मॉडल है उसे, उसमें आत्माएं भी अनादि है, यानी शाश्वत है, ईश्वर परमात्मा भी शाश्वत है और प्रकृति, ये जो रचना है, ये भी अनादि है। उसके अलावा वह यह भी कहता है कि समय चक्रीय है, यानी सर्कुलर, और सर्कुलर से भी बेटर वर्ड है साइक्लिक, और हम चक्रों की समान पुनरावृत्ति से गुजरते हैं। ये चक्र बहुत कम अवधि के होते हैं।
प्रतिरूपण ये शब्द हिंदी में मॉडल के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी प्रतिरूपण है आप उसे मॉडल की तरह समझ सकते हैं। इस प्रतिरूपण में इतिहास एवं भूगोल चक्रीय है, साइक्लिक है। अब हम इन अवधारणाओं को यानी ये कल्पनाओं को अपनी वर्तमान मान्यताओं के संदर्भ में देखेंगे और अपने शैक्षिक यानी एकेडमिक ज्ञान के सामने तर्क संगत अर्थ पाने का प्रयास करेंगे। जो हमने जो स्कूल में सीखा है या अभी जो भी कल्पनाएं हैं या जो अवधारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स है इसके पीछे, उसको हम दोनों को सबको हम साथ रख के देखते हैं। इस विषय की समीक्षा के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि धर्म, दर्शन यानी फिलॉसफी और विज्ञान साइंस में अलग अलग सिद्धांत और अवधारणाएं हैं। हालांकि सभी संस्थानों का अंततः मानना है कि वे नहीं जानते हैं। यदि हम चाहते हैं कि छात्र खुले दिमाग वाले हो तो अलग अलग सिद्धांतों को पढ़ाना हमारी बुद्धिमानी होगी, जैसे कि महाविस्फोट से उत्क्रांति, इवोल्यूशन एंड द बिग बैंग जो थियरी है ना, जो सबसे मोस्ट पॉपुलर है कि इस पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये अलग अलग जो सिद्धांत है, तो जैसे कि ये सिखाया जाता है, स्पष्टतया सिर्फ सिद्धांत है, ये जो है ये सिद्धांत है, पर पूर्णतः गलत भी हो सकता है। अन्यथा जैसा कि अक्सर दावा किया जाता है कि हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली ज्ञान अर्जन करने में बाधक होती है, अगर हम उन्हें अलग अलग पहलू नहीं बताएंगे, अगर अलग अलग क्या क्या हो सकता है ना इसके बारे में उनको नहीं बताएंगे, सिर्फ एक ही उन्हें कहेंगे कि यही है, तो फिर उनका देखने का दृष्टिकोण भी सीमित हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि छात्र यानी जो स्टूडेंट्स है वो खुली दिमाग से सोचे, तो उनके सामने सारे ही जो भी सिद्धांत है सभी उनके सामने रखना जरूरी है। विज्ञान जगत में मौजूद मतभेदों पर प्रकाश डालने के लिए हम एक उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहेंगे। ऑक्सफोर्ड के सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी प्राध्यापक जूलियन बार्बर ने अपनी किताब काल का अंत, भौतिक ज्ञान में आने वाली क्रांति, इंग्लिश में इसका टाइटल है एंड ऑफ टाइम द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन इन फिजिक्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2001, तब उन्होंने लिखा है कि वर्तमान के आधार पर हम कभी भूतकाल के बारे में जान नहीं सकते। वे कहते हैं कि पत्थर, जीवाश्म यानी फॉसिल्स, उत्खनन यानी एक्सकवेशंस और हड्डियां जो मिलते हैं वे सभी वर्तमान में यहाँ हैं। जमीन के नीचे जो जो है वो निकले हैं, तो वर्तमान में वो अभी यहाँ है। इन सभी का वर्तमान में अस्तित्व है, यह वैज्ञानिक वर्णन है, परंतु उस आधार पर जब हम इतिहास बनाने का प्रयत्न करते हैं तब वह अनुमान हो जाता है जो वास्तविक में गैर वैज्ञानिक है। नहीं, साइंस कहता है कि हमें सब कुछ देखना जरूरी है, नहीं फिजिकली वी नीड एविडेंस, एकदम वी शुड बी एबल टू प्रूव। तो अगर अभी हम देख रहे हैं उसका अनुमान हम किसी बहुत सालों पहले ये कुछ हुआ था, अगर ये अगर अनुमान ही है तो वो गैर वैज्ञानिक है, क्योंकि अनुमान साइंस कहता है कि हमें
सिद्ध करके देखेंगे तो ही हम साइंस कहते हैं। तो वो उस आधार से या उस हिसाब से वो गैर वैज्ञानिक है, नॉन साइंटिफिक। इसलिए किताब का नाम काल का अंत है। इसके बावजूद भी वर्तमान जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इतिहास और पुरातत्व शास्त्र यानी आर्कियोलॉजी जैसे हमारी संस्थाएं वर्तमान के आधार पर भूतकाल का अनुमान लगाने में के ऊपर आधारित है। ये तीनों या अनेक उसकी जैसी और भी संस्थाएं हैं, ये अभी जो है उसके ऊपर से पहले क्या हुआ होगा ना, इसका अनुमान लगाते हैं। हम इतिहासकारों से अक्सर यह सुनते हैं कि इतिहास को कोई जान नहीं सकता ना, जान कोट्स में है, जान नहीं सकता है, 100% क्या था वो जान नहीं सकता है। हम वर्तमान समय के अवलोकन के आधार पर सिद्धांत और कहानियों का केवल अध्ययन करते हैं। ऐसे जो फेमस इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि अध्ययन है वो सिद्धांतों का और कहानियों का जो हमने सुनी है। यह सब हमें अपना दिमाग खुला रखने और समय एवं रचना के सिद्धांतों के बारे में वस्तुनिष्ठ होने में मदद कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वर्तमान प्रतिरूपण, आवर प्रेजेंट मॉडल। हम विश्वास करते हैं कि यह त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल भौतिक सृष्टि पदार्थों के एक समूह यानी वन सेट ऑफ मैटर से बनी हुई है। किसी समय इस सृष्टि की रचना पदार्थों के एक निश्चित समूह से हुई थी और इन पदार्थों का वही समूह है जो बदलता है, विकसित होता है और रूपांतरित होता है। ये हमारा प्रेजेंट मॉडल जो है नहीं, वो ये ऐसा कहता है। यह ऊर्जा में बदलता है और वापस पदार्थों में परिवर्तित हो सकता है। यह वही समूह है जो 13 अरब वर्ष पूर्व अस्तित्व में था और आज भी मौजूद है। यह पदार्थों का वही समूह है जो अपने आप पुनर्व्यवस्थित होगा और कल के रूप में प्रस्तुत होगा। हालांकि इन प्रतिरूपण की सीमाएं हैं, इस मॉडल में लिमिटेशंस है। क्या है लिमिटेशंस? यह असामान्य यानी पैरानॉर्मल और अलौकिक घटनाओं के क्षेत्र में पाए हुए अवलोकनों का समर्थन नहीं कर सकता है। यानी जो पैरानॉर्मल या बियॉन्ड दिस वर्ल्ड ऐसी कोई ऑब्जर्वेशंस है लोगों के, वो उसके बारे में ये कुछ बता नहीं सकता है कि वो कैसे होता है। उदाहरण के लिए यह पूर्व बोध यानी प्रीकॉग्निशन की व्याख्या नहीं कर सकता है। चमत्कारों क्या यानी मिरेकल्स को समझा नहीं सकता है और किसी भी हाल में पदार्थों के समूह के उत्पत्ति के बारे में हमारे पास अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं है। ये था अभी का हमारा वर्तमान जो मॉडल बताया जाता है कि सिखाया जाता है स्कूल्स में, उसका सार रूप में वर्णन है। अब ये नेक्स्ट सेक्शन है नया प्रतिरूपण, द न्यू मॉडल। पूर्व अध्यायों में हमने आत्मा और भौतिक संसार के बीच संबंध को देखा जिसे हम आकाश यानी स्पेस कहते हैं। आकाश की इकाई यानी यूनिट बिंदु है, पॉइंट। लाखों बिंदुओं को एक निश्चित क्रम से रखने से एक रेखा बनती है, लाइन। अनेक पॉइंट से लाइन बनती है। लाखों रेखाओं से द्विआयामी यानी 2 डायमेंशनल धरातल यानी प्लेन बन सकता है। लाखों रेखाओं से 2 डायमेंशनल प्लेन बनेगा और लाखों धरातल से यानी लाखों प्लेन्स से 3 डायमेंशनल 3 आयामी आकाश बन सकता है।
ज्योमेट्री को थोड़ा हम रिवाइज करते हैं। परंतु इस संपूर्ण त्रिआयामी आकाश की इकाई बिंदु है। 3 डायमेंशनल जो स्पेस है उसका यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट एक पॉइंट है। इस अनंत आकाश में अनंत बिंदु है। अनुभव करता आत्मा त्रिआयामी आकाश के विभिन्न क्षेत्रों का अर्थात इस आकाश के विभिन्न बिंदुओं का अनुभव कर सकती है। अभी थोड़ा विजुअलाइज, थोड़ा कंसेप्ट को वी कैन सी। आमतौर पर स्वीकृत सृष्टि के प्रतिरूपण में हम मानते हैं कि सृष्टि प्रकृति का एक समूह यानी वन सेट ऑफ मैटर है और अनुभवकर्ता भी उसी समूह का हिस्सा है। सृष्टि के जिस प्रतिरूपण का हम प्रस्ताव कर रहे हैं उसमें भौतिक सृष्टि को अनुभवकर्ता आत्माओं से अलग देखा जाता है। एकदम आई थिंक सेकेंड चैप्टर में हमने देखा था कि एक है प्रत्यक्ष दुनिया, दूसरी है अप्रत्यक्ष दुनिया। और साइंटिफिकली हमने प्रूव किया कि शरीर बदलता जाता है। शरीर का एक एक एटम थोड़े ही सालों में चेंज हो जाता है। शरीर कंप्लीट नया है। पर कौन है जो कहता है कि मैं वही था 70 साल पहले, मैं जो यहाँ स्कूल में पढ़ता था। तो हमने वहां पे देखा कि जो आत्मा है वो भिन्न है। इस प्रत्यक्ष दुनिया से, इस भौतिक दुनिया से उसका जो अस्तित्व है वो अलग अस्तित्व है। वो गैर भौतिक है, नॉन फिजिकल है। तो वापस उसी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि भौतिक सृष्टि को अनुभव करता आत्माओं से अलग देखा जाता है। यानी ये जो आकाश जो जो देखा 3 डायमेंशनल, जो अनंत बिंदुओं का एक समूह है, वो अलग है। आत्मा अलग है, पर आत्मा उस आकाश के या उस स्पेस में कहीं का भी अनुभव कर सकती है, बट वो उस स्पेस का वो हिस्सा नहीं है। फिलहाल हम मान सकते हैं कि सभी आत्माएं परम धाम में हैं। ये भी हमने देखा, आत्माओं का घर परम धाम है, तो मान लेते हैं कि वो परम धाम में है। दूसरे शब्दों में भौतिक सृष्टि अनुभव करने वाला कोई नहीं है। अगर घर है पर घर के अंदर कोई व्यक्ति नहीं है तो घर का अनुभव नहीं कोई कर सकता है। जब व्यक्ति घर में आएगा तो ही वो घर का अनुभव करेगा। तो ऐसे वी कैन विजुअलाइज दिस। भौतिक सृष्टि प्रकृति के एक समूह से नहीं बनी है। अभी वी आर गोइंग वन स्टेप अहेड टू अंडरस्टैंड कि क्या कैसा ये मॉडल है। तो एक समूह से नहीं बनी है, परंतु इस प्रतिरूपण में, इस मॉडल में प्रकृति के अनंत समूह है। हर समूह स्थिर स्थिति में है। हम उन्हें अचल चित्र या स्टिल्स कहेंगे। स्टिल्स यानी स्लाइड्स, जो एक के बाद एक हम अगर बायोस्कोप में अगर कभी देखा है तो कैसे, या जो भी मूवी होती है तो उसमें अनेक पिक्चर्स की के एक मूवी बनती है, जब उनको एक स्पीड से हम देखा जाता है। पर इंडिविजुअली हर एक एक पिक्चर है, हर एक जैसे स्लाइड है उसे हम स्टिल कहते हैं। तो हम हिंदी में उसे अचल चित्र कहेंगे। अचल यानी जिसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है, चित्र है अचल। किसी भी अचल चित्र में हलचल नहीं है। प्रत्येक अचल चित्र का अस्तित्व अनादि है। अचल चित्र अनंत संख्या में है। इमेजिन करें
से बिलियंस ऑफ डिफरेंट चित्र, अनेक, अनंत है। बिलियंस भी एक संख्या है, बट अनंत संख्या में ऐसे ये चित्र है। एक अचल चित्र दूसरे से सूक्ष्म या बड़े रूप से भिन्न हो सकता है। समझ रहे हैं कि एक दो चित्र में बहुत बड़ा फर्क भी हो सकता है, या बिल्कुल एकदम माइन्यूट सूक्ष्म फर्क भी हो सकता है। इनमें से कोई अचल चित्रों में बहुत सूक्ष्म फर्क है। उदाहरण के लिए ऐसे अचल चित्रों का समूह हो सकता है जिसमें किसी पेड़ पर पक्षी के स्थिति में मामूली बदलाव को छोड़कर सारे सृष्टि की स्थिति एक जैसी हो सकती है। सिर्फ बर्ड न, उसने उसकी मुंडी ऊपर नीचे, इतना ही फर्क है। बाकी सारी सृष्टि एग्जैक्टली सेम है। तो इतने सूक्ष्म फर्क के भी अचल चित्र हैं। पर हर पोजीशन एक चित्र है, नहीं? आपको विजुअलाइज हो रहा होगा कि नीचे मुंडी थोड़ी ऊपर, थोड़ी ऊपर, थोड़ी ऊपर, इसमें 4-5 अचल चित्र हो गए ना। ऐसे अचल चित्र, अनेक अचल चित्र। अचल चित्रों की दुनिया में सभी संभावित संभावनाएं मौजूद है। ऑल, एवरीथिंग, जो कुछ भी हो सकता है, सब पॉसिबल है। दूसरे शब्दों में प्रकृति के सभी संभावित क्रम परिवर्तन और संयोजन, यानी परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस, अचल चित्रों की दुनिया में अस्तित्व में है। इस बात पर फिर से ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए कि ये अचल चित्र आत्मा रहित है, यानी बिना चेतना के हैं, और इस कारण प्रत्येक अचल चित्र में शरीर त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल स्थिर चित्र के समान प्रतीत होगा। कोई भी चित्र आप सामने ला सकते हैं कि जिसमें शरीर है पर कोई आत्मा नहीं है, तो कैसे वो स्थिर होगा? तो इस तरह से अचल चित्रों में कोई चैतन्यता नहीं है। इसकी तुलना एक बड़े त्रिआयामी स्लाइड फोटोग्राफ से की जा सकती है, जिसे स्क्रीन पर प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्ट किया जाता है। चेहरे और शरीर दिखाई देते हैं, परंतु उसमें चेतना अथवा हलचल नहीं होती है। प्रोजेक्टर से कुछ हमारे सामने प्रोजेक्ट किया जाए तो हमें मालूम है ना, ये सिर्फ चित्र है, इसके अंदर कोई चेतना नहीं है ना। एक एक चित्र अगर सामने है, 5 मिनट अगर उसको ही सामने रखा तो स्थिर चित्र हम देखेंगे ना, कोई मूवमेंट नहीं होगी उसमें, भले ही शरीर है। हम प्रत्येक अचल चित्र को एक आयत यानी रेक्टेंगल द्वारा दर्शा सकते हैं, और अचल चित्रों का समूह कुछ कुछ चित्र 26 जैसा दिखेगा। तो ये रेक्टेंगुलर स्लाइड्स जो मे बी वी कैन इमेजिन, विजुअलाइज कि इस तरह से हो सकते हैं, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। इन सभी अचल चित्रों का अस्तित्व अनादि है, और इस कारण ये सभी किसी भी क्षण अस्तित्व में है। अनादि का मतलब ये है कि वो है ही है, किसी भी क्षण, वो बदलने वाला नहीं समय के अनुसार, वो वही होगा। इस आयाम से देखने पर इस तरह सृष्टि का विस्तार है। अगर इस मॉडल से अगर हम देखेंगे तो सृष्टि यानी अनंत समूह, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टिल्स का, डिफरेंट डिफरेंट अचल चित्रों का। अभी नेक्स्ट सेक्शन, अनुभवकर्ता और अचल चित्र, द एक्सपीरियंसर एंड द स्टिल्स। हम जानते हैं कि सभी अचल चित्र आत्माओं के बिना अस्तित्व में रह सकते हैं।
हम यह भी जानते हैं कि सभी आत्माएं अचल चित्रों के अनुभव के बिना परम धाम में शांति की स्थिति में रह सकती हैं। अनुभव की शुरुआत आत्मा और अचल चित्र के एक साथ आने से होता है। आत्मा जिस भी अचल चित्र में अवतरित होती है, वह उसी अचल चित्र का अनुभव करेगी। यह ऐसा है मानो अचल चित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित हो जाता है। यदि आत्मा को एक अचल चित्र में रहना होता, तो वह सृष्टि और उस अचल चित्र के शरीरों की स्थिर स्थिति का अनुभव करती, जैसा कि हम तब करते हैं जब केवल एक स्लाइड को पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है। परंतु हमारे अनुभव से हम जानते हैं कि हम निरंतर परिवर्तन भौतिक दुनिया की हलचल का अनुभव करते हैं। इससे पता चलता है कि आत्मा अचल चित्रों में गति करती है या भ्रमण करती है। जैसे जैसे आत्मा अलग अलग अचल चित्रों में प्रवेश करती है, तब दूसरों के शरीर और उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शरीर की थोड़ी भिन्न मुद्राओं से उसे एक नए दृश्य का अनुभव होता है। वह लगातार बदलती दुनिया का अनुभव करती है। आत्मा को अलग अलग अचल चित्रों की स्पष्ट रूप से निरंतरता देने में सक्षम होने के लिए एक निश्चित न्यूनतम गति से अचल चित्रों के माध्यम से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। सिनेमा फिल्मों के साथ अपने अनुभव से हम जानते हैं कि पर्दे पर प्रक्षेपित अलग अलग स्लाइडों को निरंतरता देने की क्षमता आत्मा के पास है। फिल्म दिखाते समय अलग अलग स्लाइडों को एक निश्चित न्यूनतम गति से हर सेकंड 25 स्लाइड्स इस गति से पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है और दर्शक आत्मा रुक रुक कर एक के बाद एक स्लाइड देखने के बजाय दृश्य और गति में निरंतरता देखता है। फिल्म के अनुभव से दर्शक को यह भी संदेह नहीं हो सकता कि उसने वास्तव में पर्दे पर जो देखा वह अलग अलग स्लाइडों की श्रृंखला थी। एग्जैक्टली लाइक भौतिक में जो ये मूवी देखते हैं तो कैसे एक के बाद एक चित्र हमारे सामने आते हैं जाते हैं और एक मिनिमम स्पीड होता है। अगर उस स्पीड से अगर कोई रेंज है, अगर उस रेंज में अगर हम उन इमेजेस को हमारे सामने प्रोजेक्ट किया जाता है उस स्पीड से एक के बाद एक, यहाँ पे है 25 स्लाइड्स एक सेकंड में अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे कंटिन्यूटी है, जैसे कि उसमें जीवन है। नहीं, इस तरह से हमें वो मूवी नजर आती है। तो उसी तरह से आत्मा भी ये अचल चित्रों से भ्रमण कर रही है ना, एक के बाद एक अचल चित्र वो देखती जाती है। उसकी एक अपनी स्पीड है, तो उसे उसमें निरंतरता नजर आती है ना। जैसे कि हम उसके अंदर कोई जान है, उसके उसमें कंटिन्यूटी है, ऐसा उसे आभास होता है। हमने पहले उल्लेख किया कि अचल चित्रों की संख्या अनंत है, परंतु हम केवल उन्हीं अचल चित्रों का अनुभव करते हैं जो आत्मा के आंतरिक कारकों यानी फैक्टर्स विद इन द सोल के अनुरूप हैं। इस प्रकार आत्मा अचल चित्र के स्थूल और सूक्ष्म विवरण यानी डिटेल को शासित करती है, जिसका उसे अनुभव होता है। जैसे आत्मा की आंतरिक स्थिति है, आंतरिक अंदर के फैक्टर्स जो है, तो उस प्रमाण वो वो जो स्लाइड है सामने वाली, उसके डिटेल्स उसे किस तरह से अनुभव होने चाहिए, उसमें क्या क्या अनुभव हो उसे, ये सारा आत्मा के ऊपर आधार करता है। शरीर का विवरण और तात्कालिक परिस्थितियों का विवरण
आत्मा के आंतरिक कारकों के अनुरूप होगा। स्थूल स्तर पर अचल चित्रों में आत्मा केवल उस स्थान पर अवतरित होगी जहां पृथ्वी ग्रह अपने उचित वातावरण के साथ है। उसे कुछ इंद्रियों, मस्तिष्क आदि वाले मनुष्य शरीर की आवश्यकता होगी। ये सभी विवरण आत्मा के आंतरिक कारकों के अनुरूप होते हैं। यह उन अचल चित्रों को बहुत सीमित कर देता है जिन्हें आत्मा कभी भी अनुभव कर सकती है। हम अंतरिक्ष के संबंध में भी यही बात देखते हैं। यद्यपि पृथ्वी से कई खरब गुना बड़ा एक विशाल अंतरिक्ष है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जीवन के अनुकूल नहीं है। हमारे अनुभव मुख्यतः पृथ्वी ग्रह तक ही सीमित है। जैसे चित्र 27 में अचल चित्रों द्वारा आत्माओं का पथ दिखाया है। यह देख सकते हैं कि कई अचल चित्रों का आत्माएं अनुभव नहीं करती हैं, और जिन अचल चित्रों का वे अनुभव करती है वह एक संयोजित पथ से, जैसे कि अचल चित्र BCDEF, और एक निश्चित गति से होता है। पथ और गति दोनों ही आत्मा में अंतर्निहित यानी इनहेरेंट है। आत्माएं जैसे जैसे पथ से गुजरती है तब बाह्य रूप से ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति का परिवर्तन हो रहा है। विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत वास्तव में आत्माओं की अचल चित्रों की दुनिया की यात्रा के पथ का अभ्यास है। प्रकृति के परिवर्तन में सापेक्ष नियमबद्धता यानी रिलेटिव रेगुलरिटी होने के कारण वह आत्माओं के अचल चित्रों के दुनिया के यात्रा में कुछ अनुशासन प्रतिबिंबित करता है। देखें चित्र 27। इसमें एक और दिलचस्प बात दिखाई देती है कि हम मनुष्य अचल चित्रों की दुनिया में साथ मिलकर यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक मनुष्य अचल चित्र F अनुभव कर रहा है, तब उस पल बाकी सभी 8 करोड़ मनुष्य भी उसी अचल चित्र का अनुभव करते हैं, और हम अगले अचल चित्र में एक साथ आगे बढ़ते हैं। हम विशाल अचल चित्र के अलग अलग कोनों का अनुभव कर सकते हैं। डिफरेंट कॉर्नर्स में हम रह सकते हैं, परंतु हम सभी एक ही अचल चित्र में होते हैं। जैसे कि हम सभी कोई आत्मिक गुरुत्वाकर्षण के साथ बंधे हुए हैं। हमारे अवलोकन से समय समय पर हम यह भी जानते हैं कि हम कुछ समय के लिए अकेले अन्य अचल चित्रों में भटक सकते हैं, परंतु जल्द ही गुरुत्वाकर्षण हमें पीछे खींच लेता है। कल्पनाएं, स्वप्न, मिथ्याभास यानी हेलुसिनेशंस, कुछ दवाओं का प्रभाव के अनुभव, जिसे इंग्लिश में ट्रिप कहा जाता है, जो पथ से बाहर की अचल चित्रों में भटकना दर्शाता है। जिन अचल चित्रों का अनुभव समस्त समूह एक साथ करता है उसे स्वच्छंदता यानी आर्बिट्ररीली वास्तविकता कहते हैं, और उनके अलावा अन्य अचल चित्र, इनमें से कई ऐसे हैं जिनका अनुभव कोई कभी नहीं करता, जिनमें अकेले ने अनुभव किए हुए अचल चित्र भी शामिल है, उन्हें स्वच्छंदता से काल्पनिक कहा जाता है। हम यह भी जानते हैं कि जिन अचल चित्रों का हम अनुभव कर चुके हैं उनमें हम वापस भी जा सकते हैं,
और जैसे कि उन अचल चित्रों का हम भिन्न तीव्रता से पुनः अनुभव करते हैं, जिसे हम स्मरण शक्ति कहते हैं। कई है जो भविष्य के अचल चित्रों में जाकर पहले ही उनका अनुभव कर सकते हैं। एक और चित्र है नेक्स्ट। चित्र 28 में हमारा पथ अचल चित्र ए बी सी डी ई और एफ से रहा। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि अनेक अचल चित्र हैं, बट सभी अचल चित्रों में आत्माएं नहीं जाती हैं, उनका अनुभव नहीं करती हैं। एक सिलेक्टेड पाथ है जो आत्माओं की इंटरनल जो फैक्टर्स है ना, उसके अनुसार वो पथ आत्माएं लेती है, और सभी आत्माएं एक ग्रुप की तरह जाती है, नहीं एक एक साथ होती है, किसी तरह का गुरुत्वाकर्षण से वो बंधी है। तो सभी एक साथ सेम अचल चित्रों का अनुभव करती है, एक समय एक ही अचल चित्र। तो वो एक गिवन जो पाथ है ना, वहां से वो गुजरती है सारी आत्माएं। और यहाँ पे थोड़ा सा उल्लेख किया गया कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी अकेली आत्मा किसी और अचल चित्र में जाकर वहां का अनुभव कर सकती है, अचल चित्रों में जाकर। वो कभी स्वप्न हो सकता है, हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं, तो या फिर आगे का कुछ देख के आ सकती है। पर है है ही वो यही स्टिल्स की दुनिया में। पर सिर्फ वो जो गिवन रूट है हर आत्मा जिसमें जा रही है वहां नहीं है, कहीं और कुछ देख के आई है, तो उसे टाइटल दे देते हैं कि ये काल्पनिक है। और जो इस पथ में जो अनुभव हो रहा है उसे हम कहते हैं कि ये सच्चा अनुभव है। ऐसे इस तरह से हम इस दुनिया को देखते हैं। बट ये जो मॉडल है ये बहुत विशाल मॉडल है। और दूसरी बात इसमें जो मेन बताई गई वो है कि ये मॉडल में जो अचल चित्र है वो सेपरेट है, और आत्मा है, आत्माएं जो है ये एक अलग डायमेंशन की है। और वो दोनों जब मिलते हैं तब आत्मा को इन अचल चित्रों का अनुभव होता है। दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं, पर जब साथ होते हैं तो फिर आत्मा अनुभव करने लगती है। और भी आगे देखेंगे कि कैसे अलग-अलग अनुभव आत्माओं के कैसे इस मॉडल से एक्सप्लेन होते हैं। हर चीज का एक्सप्लेनेशन इस मॉडल में है। तो नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।